हेलो स्टूडेंट्स। 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हमारी तैयारी चल रही थी। हम लोग सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सही तरीके से डिस्कस कर रहे हैं डिटेल वाइज। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर किया है और अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स के पोस्ट पर हूँ। इसके पहले मैंने बीडीओ के पोस्ट पर भी कार्य किया है। ठीक है, तो आज हम लोग 21 नंबर से करेंगे। 20 नंबर तक हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, आप लोग वो देख लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। तो देखिए एक और बात है कि कुछ स्टूडेंट के नोट्स भी मैंने देखे हैं। मैंने जब क्लास स्टार्ट किया था 71st का, तो हम लोग बात किए थे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 वगैरह जो भी आया है लेक्चर इसके पहले, तो आपको एक कॉपी बनाना था। ठीक है, एक मोटी सी कॉपी, सिर्फ एक कॉपी रहेगा आपका प्रीलिम्स के लिए और उसी कॉपी को आप पढ़ के प्रीलिम्स क्लियर करेंगे। ठीक है, और केवल आपको यहीं से लेक्चर पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं, देखिए बहुत लोग होते हैं जो बहुत सारा वीडियो देखते हैं, कभी सोचते हैं कि ये वीडियो देख ले, कभी वो वीडियो देख ले। इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, 10 किताब हिस्ट्री का, 10 किताब, 10 टीचर, तो ऐसा नहीं होता है। आपको एक टीचर से पढ़ना है और एक ही कॉपी बनानी है। 10 जगह हाथ पैर मारने से नहीं होता है। कहते हैं ना कि दो नाव पे पैर रख के लोग चलेगा तो कभी भी मंजिल पे नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लेक्चर देखना है पूरी तरीके से। और दूसरा चीज़ है कि नोट्स जो मैंने कुछ बच्चों के देखे हैं वो नोट्स सही नहीं है, क्योंकि जब मैं आपको इतना डिटेल्स में पढ़ाती हूँ, हर क्वेश्चन को एकदम डिटेल्स में बताती हूँ, तो आप डिटेल्स लिखते नहीं हैं। बहुत से स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि वो, अब जैसे पिछले बार हम लोग अमेंडमेंट पढ़ रहे थे कि एंग्लो इंडियन वाले को कब हटाया गया था, लोकसभा से उनकी सीट कब हटाई गई, तो 104th अमेंडमेंट एक्ट। तो किसी बच्चे की कॉपी मैंने देखी तो उसमें उन्होंने बाकी अमेंडमेंट नहीं लिखा है। जैसे पढ़ाते टाइम हम 100 से लेकर के और अभी तक जितने नए अमेंडमेंट हुए सारे बता दिए थे, क्योंकि पिछले बार अगर 104 पूछा है तो इस बार 71 में और दूसरा पूछ सकता है, 106 पूछ सकता है कि 106वां अमेंडमेंट एक्ट क्या था, 100वां अमेंडमेंट एक्ट क्या था। इसीलिए मैंने 100 से लेके सारे बता दिए थे, पर आप लोग उसको उतार नहीं रहे अपने कॉपी में। आपको लग रहा होगा कि मुझे याद रह जाएगा एग्जाम तक, ठीक है, या फिर ये सब याद करने का क्या जरूरत है। देखिए, अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो फिर दिक्कत होगी। आपको क्या करना है कि जो भी चीज़ बताया जा रहा है, एक एक शब्द को उतारना है कॉपी में, जैसे जैसे जो भी बताया जा रहा है। ठीक है, हर एक चीज़ को, हर एक नॉलेज को जो आप उतारेंगे कॉपी में, फिर रिवाइज करेंगे, तो ही आपको डीप नॉलेज होगा और आपका एग्ज़ाम जो है प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स जो है वो डीप नॉलेज की बात होती है। अगर नॉलेज नहीं है, शैलो नॉलेज है, तो प्रीलिम्स क्लियर करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो आप लोग एक आपको सजेशन रहेगा कि आप लोग पूरा लिखिए जो भी बताया जाता है, और आप लोग अपना जो कॉपी है, जो नोट्स बना रहे हैं, वो शेयर कीजिए मेरे साथ। या तो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कीजिए टेलीग्राम में, या फिर आप कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मैं आपको बताऊंगी कि आपका नोट सही बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्योंकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब आपका पार्ट है प्रिपरेशन का। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, नेम द कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम वेयर द न्यू सीएम ऑफ उड़ीसा मोहन चरण मांझी वाज इलेक्टेड इन द रिसेंट स्टेट असेंबली इलेक्शन। उड़ीसा में जो इलेक्शन हुआ, उड़ीसा राज्य का विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ, उसमें वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो मोहन चरण मांझी, वो किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से थे। ठीक है, लाइक केरा, क्योंझर, तेलकोई, हिंजीली। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, वो किस कॉन्स्टिट्यूंसी से थे। अगर आप लोग थोड़ा भी न्यूज़ में उस समय देखे होंगे उड़ीसा इलेक्शन के बारे में, तो आपको पता होगा। जो उड़ीसा इलेक्शन नहीं देखे होंगे उनके लिए ये मुश्किल है बताना। ठीक, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया? ऐसे तो इलेक्शन हमारे यहाँ हर स्टेट में कभी ना कभी होता ही रहता है। ये क्वेश्चन स्पेशली क्यों पूछा गया? क्योंकि मोहन चरण मांझी जो हैं, देखिए, मांझी वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द संथाल ट्राइब कम्युनिटी। वो उड़ीसा के सीएम बनने वाले पहले व्यक्ति थे संथाल ट्राइब से। ठीक है, मोहन चरण मांझी किस ट्राइब के थे? संथाल जनजाति के पहले व्यक्ति जो कि वहाँ पे सीएम बने थे, सीएम ऑफ उड़ीसा। और थर्ड व्यक्ति थे कोई जनजाति से। इसके पहले हेमनंद बिश्वा और गिरिधर गमांग। ठीक है, ये दोनों भी बन चुके हैं, हेमनंद बिश्वाल और गिरधर गमांग। और ये थर्ड व्यक्ति थे किसी जनजाति से, किसी ट्राइबल से, और फर्स्ट व्यक्ति थे संथाल जनजाति से। इसके पहले ये दोनों दूसरे दूसरे जनजाति से रहे होंगे। ठीक है, तो इसीलिए मांझी जो है वो प्रश्न में आ गए थे। अब क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया है, तो हम लोग पॉलिटी से संबंधित इसका बाकी चीज एस्पेक्ट जो है वो देख लेते हैं।
देखिए उड़ीसा जो है वहाँ पे कितना, उसके स्टेट असेंबली में कितना सीट है, टोटल 147 सीट है। 147 जगहों पे इलेक्शन होते हैं, जिसमें से मोहन चरण मांझी जो है ये क्योंझर से खड़े हुए थे और ये जीत गए थे क्योंझर से। ठीक, जैसे बिहार के स्टेट असेंबली में कितना सीट है, ये तो उड़ीसा का हो गया 147 सीट है। बिहार की स्टेट असेंबली में कितना सीट है बताइए आप लोग। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। बिहार विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में 243 सीट्स है। ठीक है, बिहार में कितने सीट हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 सीट है, सॉरी 243 सीट है। देखिए बिहार जो है, आप लोग एक बात समझिए, स्टेट में, राज्यों में कोई कोई ऐसा राज्य है जहां 2 सदन है। ठीक है, 2 सदन है। सेंटर में तो 2 सदन है ही, लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह से किसी किसी राज्य में भी 2 सदन है। पहला सदन है विधानसभा, इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरा है विधान परिषद, उसको इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद। और बिहार भी ऐसा ही राज्य है जहां 2 सदन है। ज्यादा राज्यों में 2 सदन नहीं है, केवल 6 राज्यों में 2 सदन है। ठीक है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर केवल 6 राज्यों में है, विधानसभा और विधान परिषद। बाकी सब राज्य में केवल विधानसभा है, जैसे उड़ीसा में सिर्फ विधानसभा है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, बिहार में दोनों है, तो दोनों में आपको सीट याद करना होगा। जैसे बिहार विधानसभा में 243 सीट है और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है विधान परिषद, उसमें कितना सीट है, 75 सीट है। ठीक है, बिहार विधानसभा में 243 सीट और विधान परिषद में 75 सीट है। लेजिस्लेटिव असेंबली में 243 और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 75, दोनों याद रखना है। ठीक, और ये वो 6 राज्य कौन कौन है वो देख लीजिए। वो जो 6 राज्य जहाँ पे क्या कहते हैं आपको, दोनों है, 2 सदन है, वो 6 राज्य है, उसको हम लोग एक उसके लिए बोलते हैं तम्बुक, TAMBUK। ठीक है, तम्बुक। टी से हो गया आपका तेलंगाना, ए से हो गया आंध्र प्रदेश, एम से हो गया महाराष्ट्र, बी से हो गया बिहार, यू से यूपी और के से कर्नाटक। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, कभी पूछा जा सकता है कि ऑप्शन दे देगा कि इन चारों में से किसमें लोग, ये विधानसभा विधान परिषद दोनों है ना, 2 सदन है, तो ऑप्शन में किसी एक का नाम दे सकता है कि बिहार, महाराष्ट्र। ठीक है, तो 6 आपको याद करना है कि ये 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ 2 सदन है। बाकी राज्य में केवल लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, यानी विधानसभा होता है, परिषद नहीं होता। ठीक है, ये 6 राज्य आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए कि जैसे हम लोग ये बात किए कि बिहार विधानसभा में 243 सीट है। ठीक, और विधान परिषद में कितना सीट है, 75 सीट है। तो ये कौन तय करेगा कि 243 सीट क्यों है। एक जिला में मतलब कितना विधायक होता है, तो जितने बहुत सारा विधायक होते हैं एक जिला में, है ना, तो 243 कुल मिला के बिहार में विधायक हैं। विधानसभा में, विधान परिषद में 75 विधायक है। तो ये 243 क्यों, 244 क्यों नहीं, 45 क्यों नहीं, ये किसने सीट को तय किया है कि इतना रहेगा। तो वो एक कमीशन है, एक आयोग है, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिसीमन आयोग, इंग्लिश में बोलते हैं डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो लिमिट करता है, डीलिमिट करता है कि जैसे मान लीजिए बिहार है, तो वो कहेगा कि बिहार को 243 भागों में जो है बांट दो और हर भाग में एक एक ठो विधायक रहेंगे। समझ में आया, डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसी तरह से पूरा देश में जैसे लोकसभा में 543 सीट है, तो वो भी यही तय करता है। ठीक है, डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक, थोड़ा सा डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में जान लीजिए। ये जो कमीशन है डीलिमिटेशन कमीशन, ये कब बनाया जाता है, कब ये सीट निश्चित करता है कि इतना सीट रहेगा, तो हर सेंसस के बाद इसको बनाया जाता है। सेंसस माने जनगणना। जब जब जनगणना होती है, जनरली जनगणना जो है ना, जैसे आज़ादी के बाद 1951 में हुआ जनगणना, तो 1952 में इसको बनाया गया, फिर 1961 में जनगणना हुआ, तो फिर 62 में बनाया गया, फिर 71, फिर 81, 91, ठीक है, 2001। इस तरह से जब जब जनगणना होती है तब तब इसको बनाया जाता है, इस आयोग को, और फिर ये आयोग ये सेट करता है कि इतना सीट रहेगा। ठीक है, समझ गए। थोड़ा सा डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में और देख लीजिए। देखिए, द डीलिमिटेशन कमीशन मेन जॉब इज टू इंश्योर that each constituency in a state has relatively equal population, ensure fair representation। मतलब
इसका काम है कि हर रीजन में, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जैसे मान लीजिए कि बिहार है तो बिहार में 243 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन लगभग सेम हो। ठीक है, हर जो विधायिका है उसमें पॉपुलेशन क्या हो, सेम हो। तो पॉपुलेशन के आधार पे ये क्या करता है, बांटता है। ये याद रखना है, पॉपुलेशन के आधार पे बांटता है। ठीक है, 2002 में 2001 के सेंसस के बाद लास्ट 2002 में आयोग बनाया गया था, परिसीमन आयोग। उसके बाद 2011 वाले सेंसस के बाद नहीं बनाया गया। उसके बाद कहा गया कि 2026 तक जो है अब डिलिमिटेशन जो है वो नहीं किया जाएगा 2026 तक। तो 21 में तो हमारा जनगणना हुआ ही नहीं कोरोना को लेकर के, और अभी तक जो है 2001-2 के बाद अभी तक सीट उतना ही है, 543 सीट जैसे लोकसभा में है उसको फ्रीज कर दिया गया। सभी राज्यों में सीट जो है उसको फ्रीज कर दिया गया है 2026 तक के लिए। अब अगला आयोग कब गठित होगा, जब अगला जनगणना होगा। जनगणना क्यों, क्योंकि जनसंख्या के आधार पे सीट बनाया गया है। ठीक, और डिलिमिटेशन जो कमीशन है ये जो भी निर्णय देती है वो कोर्ट भी उसको नहीं बदल सकता, यानी कि बहुत पावरफुल है ये परिसीमन आयोग। ये जो भी निर्णय देती है वो उसको कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, द ऑर्डर्स आर लेड बिफोर द लोकसभा। जो भी ये ऑर्डर देती है उसको लोकसभा और राज्यों के स्टेट असेंबली के पास रखा जाता है, पर मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। मतलब ये बहुत बहुत पावरफुल बॉडी है परिसीमन आयोग। ये जो निर्णय दे दिया कि इतना सीट होगा, इस राज्य में इतना सीट, इस राज्य में इतना सीट, उतना ही रहेगा, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, अब देखिए, तो क्वेश्चन में जब हम लोग आए तो हम लोग क्वेश्चन में क्या क्या डिस्कस किए, कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में डिस्कस किए कि ये जैसे मोहन चरण मांझी क्योंझर कॉन्स्टिट्यूएंसी से थे, तो वैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन मतलब डिसाइड करता है, तो डिलिमिटेशन कमीशन इसको डिसाइड करता है। ठीक है, और राज्यों में जो सीएम होते हैं वो चुने जाते हैं। कौन सा इलेक्शन होता है, राज्यों का इलेक्शन होता है, स्टेट असेंबली इलेक्शन। जैसे अभी सितंबर अक्टूबर में आपको पता होगा बिहार में इलेक्शन होने वाला है, तो फिर हमारे सीएम देखिए कौन बनते हैं इस बार, तो स्टेट असेंबली इलेक्शन। और कौन कराता है ये इलेक्शन, अब ये भी एक पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि राज्यों में जो इलेक्शन है वो कौन कराता है, तो वो कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग या फिर चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है। संविधान में आर्टिकल 324 से 329 में इलेक्शन कमीशन के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के बारे में सब लिखा हुआ है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि एक संवैधानिक बॉडी है। चुनाव आयोग संवैधानिक बॉडी है, संविधान में इसका वर्णन है। ठीक है, और इसका गठन कब हुआ था, 25 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, उसके एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन कर दिया गया था। इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय वोटर डे भी मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, वोटर्स डे। तो ये आप लोग याद कर रखिएगा कि वोटर्स डे किस दिन मनाया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, नॉर्मली पूछ देगा कि नेशनल वोटर्स डे किस दिन मनाया जाता है, तो वो है 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी को मनाते हैं, 25 जनवरी, 26 जनवरी से एक दिन पहले। और क्यों मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन चुनाव आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, और ये जो चुनाव आयोग है भारतीय निर्वाचन आयोग, ये किसका किसका इलेक्शन कराता है, तो लोकसभा का, जो कि पिछले साल हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री बनते हैं मोदी जी हमारे। फिर ये राज्यसभा का, ठीक है, फिर स्टेट के जो असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उसका। ठीक है, जैसे राज्यों में जो विधानसभा है और कुछ कुछ राज्यों में विधान परिषद है, उसका इलेक्शन कराते हैं। और प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन कराता है और वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन कराता है। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। इसका पंचायतों का जो इलेक्शन होता है, जिसमें मुखिया सरपंच वगैरह चुना के आते हैं, उसका भारतीय निर्वाचन आयोग नहीं कराता है, उसका राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक है, यानी हर राज्य का अपना स्टेट इलेक्शन कमीशन है, लेकिन उसका काम केवल 2 इलेक्शन कराना है, पंचायत और नगर निगम का। नगर निगम आप लोग जानते होंगे, जैसे उसमें वार्ड पार्षद वगैरह चुने जाते हैं, तो इनका इलेक्शन राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक है,
और थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन के बारे में देख लीजिए। ये एक परमानेंट बॉडी है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये एक संवैधानिक बॉडी है और इसका काम क्या है, देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। ठीक है, फ्री एंड फेयर मतलब कि एकदम ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, ताकि कोई धांधली ना हो, सब कुछ सही से हो। ठीक है, देश में इस तरह का इलेक्शन कराना। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का इलेक्शन कराता है, जैसे बता दिए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद और आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। अब इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, मुख्य इलेक्शन कमिश्नर, और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। टोटल 3 मेंबर बॉडी है ये। ठीक है, इलेक्शन कमीशन कितना मेंबर बॉडी है, 3 मेंबर बॉडी, याद रखिएगा। 3 मेंबर बॉडी में एक हो गए CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 हो गए इलेक्शन कमिश्नर। और इनका अपॉइंटमेंट वगैरह सब कुछ कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, इन तीनों का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। ये लोग को रिज़ाइन देना है तो प्रेसिडेंट को ये लोग रिज़ाइन देगा, और इनको चुनते भी प्रेसिडेंट ही हैं। ठीक, और इनका टर्म जो होता है वो 6 साल का होता है, 6 साल या फिर 65 साल। 65 साल मतलब कि एज 65 साल। मान लीजिए कि ये 58 में एज में ये बने, तो अभी 58 में बने तो कितना दिन तक, 6 साल, यानी कि 64 तक ये लोग जो है रहेंगे। और अगर 60 में बने तो कितना दिन रहेंगे, 6 साल यानी 66 साल तो रहेंगे नहीं, 65 साल ही रहेंगे, क्योंकि 65 ही मैक्सिमम है। तो इनका जो एज होता है, मतलब टर्म होता है, वो 6 साल का हो सकता है या फिर 65 साल तक का हो सकता है। और ये प्रेसिडेंट को अपना रिजिग्नेशन देते हैं, और प्रेसिडेंट इसको हटा भी सकते हैं, बिना रिज़ाइन के भी प्रेसिडेंट इसको भगा सकते हैं अगर गलत कुछ हुआ तो इलेक्शन में। समझ गए। बाकी तो इलेक्शन कमीशन ही सब पूरा इलेक्शन का जो भी काम है, वोटर का लिस्ट बनाना, ठीक है, जो हम लोग को वोटर कार्ड वगैरह मिलता है, हर चीज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन ही देखती है। इलेक्शन से संबंधित हर चीज़, MP MLA जो है अगर कुछ गलत बोलता है, भाषण में गलत बोलता है, तो वो लोग को बैन करना, है ना। कोई पार्टी जो है उसको रजिस्टर करना, पार्टी को चुनाव चिन्ह देना। अब जैसे कमल है या फिर हाथ छाप है, पंजा छाप है, तो वो किसने दिया है, इलेक्शन कमीशन ने ही वो चिन्ह उनको दिया है। और नॉर्मल इलेक्शन जो होता है पंचायतों वगैरह का, वहाँ भी जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वही चुनाव चिन्ह उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो ये थोड़ा इलेक्शन कमीशन के बारे में। और एक चीज़ है, देखिए, इंडिया में वोट देने का एज क्या है, 18 ईयर्स है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है, 18 ईयर्स, 18 साल में आप लोग वोट देते हैं। मगर जब हम लोग आज़ाद हुए थे तब से 1947 से 18 साल नहीं था, उस समय 21 साल था वोट देने की उम्र। ठीक है, आज़ादी के बाद से। और बाद में 21 साल को घटा के 18 साल किया गया। पहले सोचा गया था कि 21 साल में लोग जो है उनको बुद्धि होता है, फिर बाद में कहा नहीं, 18 साल में लोग जो है वो बालिग हो जाते हैं और 18 से ही वोट देना होना चाहिए। तो फिर 18 कब किया गया, 21 से 18, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 61st अमेंडमेंट एक्ट, संविधान में अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट माने जैसे संविधान तो बना 1950 में न बन के तैयार हो गया संविधान। अभी संविधान में लिखा था कि 21 साल है वोट देने की उम्र, तो उसको मिटा के 18 करेंगे, तो ये क्या हुआ, अमेंडमेंट हुआ, संशोधन। संविधान में क्या किया गया, संशोधन। तो 61वां संशोधन जो हुआ, 61वां संशोधन 1988 में हुआ था। 61वां संशोधन अधिनियम 1988, उसी समय 21 साल से घटा के 18 साल किया गया। समझ में आया, सिंपल सा बात है, याद रखना। 61वां संशोधन 1988 जब पास हुआ तब किया गया। और अगर संशोधन नहीं पूछेगा, सिर्फ कहेगा किस साल किया गया, तो 1988 वो साल नहीं है, वो साल होगा 1989, क्योंकि कानून तो पास हो गया 1988 में, पर कानून को लागू किया गया 1989 से। तो 1989 और कानून कहेगा तो 61वां संशोधन 1988। ठीक, ये वो 6 स्टेट है जैसा आपको बताए थे, जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, 2 सदन है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और यूपी। तम्बुक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी और कर्नाटका, ऐसे आप याद कर लेना। ठीक, अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, हम लोग इतना जितना भी बात अभी आपको बताए हैं, हर एक चीज़ को नोट कर लेना, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। जितना बोला गया है सब नोट कर लेना, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि आपका नोट सही बन रहा है, नहीं बन रहा है, आप लोग ज़रूर शेयर करना, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या गलत है। अगर सही है तो बढ़िया है, वो भी बताऊंगी कि आपका नोट सही है,
ठीक है, आप लोग एक बार जरूर शेयर करना उसको। नेक्स्ट 22 नंबर, टू हाईलाइट द हार्डशिप्स फेस्ड बाय द पीजेंट सहजानंद सरस्वती पब्लिश्ड विच न्यूज़पेपर। ठीक है, बस एक सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि सहजानंद सरस्वती जो पीजेंट मतलब होते हैं गांव वाले, फार्मर्स, किसान, तो किसानों का जो दुख था और तकलीफ़ें थी वो दिखलाने के लिए जो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे उन्होंने कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश किया था। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लोक संग्रह न्यूज़पेपर पब्लिश किया। ये तो सिंपल बात है, इनका न्यूज़पेपर था लोक संग्रह। मगर हम लोग थोड़ा इनके बारे में जानेंगे, स्वामी सहजानंद सरस्वती कौन थे और कौन कौन सा पेपर पब्लिश किए। सिर्फ लोक संग्रह यहाँ पूछा गया, हो सकता है अगले साल कोई और पेपर के बारे में पूछ दे। ठीक है, और बाकी ये तीनों किसका है लिखा हुआ, द ब्रोकन विंग किसने लिखा, इंडियन नेशन किसने लिखा, निर्बल सेवक किसने लिखा, हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे और हर एक चीज़ आपके नोट्स में लिखा होना चाहिए। ठीक, तो देखिए अब आप लोग ये देखिए, द मैगजीन लोक संग्रह या लोक संघर्ष was edited by स्वामी सहजानंद सरस्वती. He also edited other publications like स्वामी संघर्ष and भूमिहार ब्राह्मण। ये भी दो किताब है, दो पब्लिकेशन है। आप लोग अगर हो सकता है अगले साल ये पूछ दे कि भूमिहार ब्राह्मण कौन लिख रहा था, तो भूमिहार ब्राह्मण भी इन्हीं का था और स्वामी संघर्ष भी इन्हीं का था। ठीक है, ठीक है, एंड वाज नोन फॉर ऑर्गेनाइजिंग द फार्मर्स मूवमेंट, और इनको जाना जाता है किसान आंदोलन के लिए, जैसा उसमें भी लिखा है कि किसानों के लिए किसान आंदोलन। बिहार और यूपी में जागीरदारी जो जमींदार लोग थे वो किसानों का बड़ा शोषण करते थे। ठीक है, बड़े बड़े जमींदार सब, तो उनके खिलाफ और किसानों के हित में ये लिखते थे। तो दो चीज़ लिखा था, भूमिहार ब्राह्मण, स्वामी संघर्ष। ठीक, और इन्होंने ऑल इंडिया किसान सभा का गठन किया था। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ऑल इंडिया किसान सभा। ठीक है, सिंपल पूछा है, किसान सभा के लीडर कौन थे, तो किसान सभा के लीडर स्वामी सहजानंद ही थे और ये 1936 में इन्होंने इसको ये किया था, इस्टेब्लिश किया था। वो इसके प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया किसान सभा के 1936 में, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक, और एक और मूवमेंट इन्होंने चलाया था, वो मूवमेंट था बकास्त मूवमेंट। बकास्त मूवमेंट स्पेशली बिहार में चलाया गया था 1937-38 में। लेड द बकास्त मूवमेंट इन बिहार। दिस कैंपेन वेहेमेंटली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द एविक्शन ऑफ टीनेंट फार्मर फ्रॉम सेल्फ कल्टिवेबल लैंड। देखिए पहले क्या होता था ना, देखिए अंग्रेज जो थे वो एक सिस्टम लेके आए थे टैक्स वसूल करने के लिए। वो सिस्टम था परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट, टैक्स वसूल करने के लिए ये सिस्टम अंग्रेज लेके आए थे। मतलब हर एक किसान से हर एक घर में जाके तो टैक्स वसूल नहीं किया सकता था। तो वो लोग क्या किए कि जैसे मान लो एक गांव है, तो उस गांव का जो मुखिया है उसको बोले कि आज से तुम है जमींदार, मुखिया को बोले, और ये सारा जमीन और ये सारे गांव के लोग सब तुम्हारे अंडर में, और तुम्हारा काम है इन सभी लोगों से टैक्स वसूल करके और मेरे पास लेके आना, हमको देना, साल में तुम जो है ला करके हमको दोगे। समझ में आया? तो ये जो मुखिया था जो अब जमींदार कहलाने लगा, इसको कहा गया कि सारा लैंड अब तुम्हारा है, और अगर कोई किसान नहीं देता है टैक्स तो उसको हटाया जा सकता है उसकी ज़मीन से। समझ में आया? जमींदार उस किसान को कहेगा कि तुम हटो, अब तुम टैक्स दे नहीं रहा है, जो टैक्स देगा वो यहाँ पे खेती करेगा। ठीक है, जबकि असल में शुरुआत में खेत किसका था? जमींदार का तो कोई जमीन था ही नहीं, मतलब उसका अपना जो थोड़ा बहुत होगा। गांव का सारा जमीन तो जमींदार का है नहीं, वो तो उन छोटे 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 किसानों का था जिनको टीनेंट फार्मर कहा जाता था। मगर वो बेचारे अगर टैक्स नहीं पे कर पाते थे तो जमींदार उनको हटा देता था, उन्हीं की जमीन से बेदखल कर देता था। समझ में आया? तो उन्हीं किसानों के लिए किसान आंदोलन किए स्वामी सहजानंद सरस्वती, लड़े। और बिहार में जो आंदोलन किए उसका नाम था बकाश्त आंदोलन। काश्त मने किसान होता है, ठीक है, काश्त। तो बकाश्त आंदोलन उन्होंने यहाँ पे किया था बिहार में। और यूपी में जो आंदोलन चला था वो था नॉर्मल ऑल इंडिया किसान सभा 1936। तो दो आंदोलन बता दिए और 2-3 बुक है स्वामी सहजानंद सरस्वती का, आप याद कर लेना। इसके बाद अगला जो आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है द ब्रोकन विंग। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन में ही आपको यहाँ पे दिया हुआ है द ब्रोकन विंग। 2 नंबर तो स्वामी सहजानंद का नहीं है। द ब्रोकन विंग किसका है? सरोजिनी नायडू का। सरोजिनी नायडू का नाम सुने आप लोग?
ये द ब्रोकन विंग एक पोएम है जो सरोजिनी नायडू जी के द्वारा लिखा गया था 1917 में, और विलियम हेनमैन ने इसको पब्लिश किया था लंदन में। ठीक है, लंदन में विलियम हेनमैन ने इसको पब्लिश किया। लिखा गया था द ब्रोकन विंग बाय सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता था। जैसे लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहते हैं ना, सुरों की रानी, स्वर कोकिला, वैसे सरोजिनी नायडू को कहा जाता था भारत कोकिला। ठीक है, और ये बहुत सारा पोएम्स लिखती थी। राष्ट्रवादी जो आंदोलन चला था, ये बहुत बड़ी फ्रीडम फाइटर थी। महिलाओं में, मतलब देखिए, ज़्यादातर फ्रीडम फाइटर का नाम आपको याद होगा, सब पुरुष है, पर महिलाओं में एक नाम है सरोजिनी नायडू, तो आपको याद रखना है इनका नाम। ठीक है, सरोजिनी नायडू जो थी, वो जब देश आज़ाद हुआ तो वो फर्स्ट गवर्नर बनाई गई थी यूपी का, यूनाइटेड प्रोविंस। यूपी उत्तर प्रदेश का पुराना नाम यूनाइटेड प्रोविंस था। ठीक है, संयुक्त प्रांत, हिंदी में संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस, बाद में हो गया उत्तर प्रदेश। तो वहाँ की पहली गवर्नर, पहली राज्यपाल बनाया गया था सरोजिनी नायडू जी को। ठीक है, फर्स्ट राज्यपाल। ठीक, और आज़ादी से पहले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जिसका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, जो आज कांग्रेस पार्टी है, और इसका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है आज़ादी दिलाने में, तो इस पार्टी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, किसी भी तरह का एग्जाम है, खास करके यूपीएससी और बीपीएससी में ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंडियन वुमन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनने वाली पहली भारतीय जो है, पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। और कब बनी थी? 1925 में, जब सेशन हुआ था कांग्रेस का सेशन हर साल होता था। तो 1925 में जब कानपुर में सेशन हुआ था, तो 1925 के सेशन में जो प्रेसिडेंट बनाया गया था वो सरोजिनी नायडू जी को कानपुर में बनाया गया था। समझ में आया? तो अगर ये पहली भारतीय महिला थी आईएनसी की प्रेसिडेंट बनने वाली, तो पहली महिला कौन थी? देखिए, दोनों अलग अलग चीज होता है, पहली महिला और पहली भारतीय महिला। तो पहली महिला जो थी वो थी एनी बेसेंट। ठीक है, ये सारा जो भी बताया जा रहा है आपके नोट्स में जरूर होना चाहिए। ठीक है, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, और वो सेशन कोलकाता में हुआ था। ठीक है, कोलकाता 1917 में कोलकाता सेशन में एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हमारी सरोजिनी नायडू जी थी। ठीक, और जब देश आज़ाद हुआ तो पहली गवर्नर यूपी की इन्हीं को बनाया गया, सरोजिनी नायडू को। इनको क्या कहा जाता है? भारत कोकिला। और इनकी और भी किताबें हैं। द ब्रोकन विंग जो है ऑप्शन में दिया है, मान लीजिए अगला बार क्वेश्चन में हो सकता है, और भी दूसरी किताबें भी हो सकती हैं, तो इनके सभी किताबों का लिस्ट है, आप लिख लीजिए। एक किताब है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। ठीक है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग। ठीक है, द सेप्टर्ड फ्लूट, द फेदर ऑफ द डाउन। इतना सारा किताब है। इसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी के जीवन पे जीवनी भी लिखा था, और अपना खुद का भी, सरोजिनी नायडू नाम से अपना खुद के बारे में भी लिखा था। दो और किताब था, इन द बाजार ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के बाजारों के बारे में, और द इंडियन वेवर्स, वेवर्स माने बुनकर, भारतीय बुनकरों के बारे में। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग अगला ऑप्शन देखते हैं, क्या था आपका अगला ऑप्शन है इंडियन नेशन किसने लिखा है, किसने पब्लिश किया है। तो इंडियन नेशन कोई मतलब नहीं लिखा था, ये जो है ना, ये न्यूज़पेपर है जो कि पब्लिश किया गया था। यहाँ देखिए, द इंडियन नेशन वाज पब्लिश्ड बाय न्यूज़पेपर एंड पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम पटना बिहार। पटना बिहार से 1931 में इसको पब्लिश किया गया था। ठीक है, न्यूज़पेपर एंड पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। और जो अगला ऑप्शन है आपका वो है निर्बल सेवक। ठीक है, तो निर्बल सेवक जो है वो राजा महेंद्र प्रताप जी ने लिखा था, निर्बल सेवक, हिंदी और उर्दू में। और राजा महेंद्र प्रताप जी ने एक और चीज लिखा था, प्रेम। ठीक है, दो पेपर उन्होंने स्टार्ट किया था, प्रेम और निर्बल सेवक, याद रखना है, पूछ सकता है। राजा महेंद्र प्रताप कौन थे वो भी बता देते हैं, पहले इनका दो बुक याद कर लो, प्रेम और निर्बल सेवक। ठीक है, नोट्स में लिख लीजिए। अब राजा महेंद्र प्रताप कौन थे? देखिए, राजा महेंद्र प्रताप भी एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो राजा महेंद्र प्रताप जो है वो काबुल में
काबुल में इंडिया का एक गवर्नमेंट स्टेब्लिश किए, कहे कि हम इंडिया का गवर्नमेंट है, ठीक है, काबुल में। और ये अपने आप को उस गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट डिक्लेयर किए कि हम प्रेसिडेंट हैं। और बहुत सारा देश उस टाइम पे, रशिया, जर्मनी, ये लोग इसको मतलब मान भी लिया, सपोर्ट दिया कि हाँ ठीक है, हम मानते हैं कि आप इंडिया के गवर्नमेंट हैं, सरकार हैं, और मतलब उसको समर्थन दिया अपना, ठीक है। देखिए मेन तो इनका वही है, कंट्रीब्यूशन टू फ्रीडम स्ट्रगल। 1913 में ये गांधी जी के साथ साउथ अफ्रीका में थे। उन्होंने काबुल में एक प्रोविजनल सरकार का गठन किया था, भारत की एक सरकार का गठन किया था काबुल में, ठीक है, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 1915 में। उसमें उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया था और प्राइम मिनिस्टर मौलाना बरकतुल्ला जी को डिक्लेयर किया था कि ये प्राइम मिनिस्टर हैं और हम हैं प्रेसिडेंट। और रशिया और कुछ देशों ने इसको एक्सेप्ट भी किया था, ठीक है। ही इज सेड टू हैव मेट व्लादिमीर लेनिन, रशिया में जाके ये लेनिन से भी मिले थे 1919 में, ठीक। और इन्होंने एक प्रेम महाविद्यालय नाम से एक टेक्निकल स्कूल का भी स्थापना किया था, जिसको देश का पहला पॉलिटेक्निक कहा जा सकता है। ये पूछ सकता है, देश का पहला पॉलिटेक्निक। इट इज सेड टू हैव बीन द कंट्रीज फर्स्ट पॉलिटेक्निक, प्रेम महाविद्यालय टेक्निकल एजुकेशन के लिए मथुरा में इन्होंने स्टेब्लिश किया था 1909 में। तो एजुकेशन पे भी इनका फोकस रहा था और साथ ही साथ ये बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर भी रहे थे, राजा महेंद्र प्रताप। और 2 किताबें हैं, प्रेम और निर्बल सेवक, याद कर लेना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर, हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड इन अ डे। बहुत मतलब हार्ड नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है, अगर पता है तो ठीक है। क्या है कि किसी घड़ी का जो हैंड होता है, हैंड मतलब उसका मिनट हैंड और आवर हैंड, ये कितनी बार कोइंसाइड करता है। जैसे 12 बजता है जब, तो दोनों घड़ी, जो दोनों सुई होता है, बड़ा सुई और छोटा सुई, मिनट वाला और घंटा वाला, दोनों एक साथ ऐसे रहता है 12 बजे, है ना। तो 12 बजे के बाद बाकी और कब कब ये सुई जो है वो एक साथ इस तरह से मैच करता होगा, यही क्वेश्चन है कि कितनी बार मैच करता है। तो इसका आंसर है कि 24 घंटों में, क्योंकि इन ए डे कहा है, एक दिन में, तो एक दिन में 22 बार, ठीक है, 24 घंटा में 22 बार सुई कोइंसाइड करता है। और अगर 12 घंटा का बात करें, मतलब सिर्फ एक अगर चक्कर लगाएगा तो 11 बार, 24 घंटा में 22 बार और 12 घंटा में 11 बार, आधा, ठीक। ये तो सिंपल सा बात है, इसका आंसर 22 होता है कि 22 बार कोइंसाइड करता है। पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 4 और 5 बजे के बीच में बताइए कि कब दोनों सुइयां एक साथ रहेगा, या 6 और 7 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां एक साथ रहेगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी, इस तरह से पूछता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये छोटा सा चीज़ है, याद कर लेना है। यहाँ देख लीजिए, 22 टाइम इन 24 आवर, 11 बार 12 घंटा में। पहली बार कब, 12 बजे, 12 बजे एक साथ रहेगा। फिर 1:05 पे, ज़्यादा 5 या 6 मिनट का गैप रहेगा, ठीक है, 5 मिनट का या 6 मिनट का गैप, 1 घंटा 5 मिनट या 1 घंटा 6 मिनट। तो 1 घंटा 5 मिनट बाद, यानी 1:05, 2:11, अगला बार कब कोइंसाइड करेगा, 2:11 पे। उसके बाद 3:16, फिर 4:22, फिर 5:27, फिर 6:33, फिर 7:38, फिर 8:43, फिर 9:49, फिर 10:54, और 10:54 के बाद फिर 12 बजे, ठीक है। तो इस तरह से 11, ये तो एक राउंड हुआ ना, तो एक राउंड में 11 बार, और 2 राउंड लगाएगा, मैंने 24 घंटा है तो 22 बार। और ये याद कर लेना, क्योंकि ये पूछता है 7 से 8 बजे के बीच में कितना मिनट पे, 8 से 9 बजे के बीच में कितना मिनट पे। तो सिंपल सा चीज़ें याद हो सकता है, तो याद कर लेना। ऐसे फॉर्मूला से बनता है ये क्वेश्चन, बहुत बड़ा फॉर्मूला है, मगर ये सिंपल सा चीज़ है, इसको याद करना तो आप याद कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयरन ओर। इन चारों में से आयरन का ओर कौन है, लोहा, ठीक है, लौह अयस्क कौन है। तो लोहा का, वैसे तो इसका आंसर जो है वो है लिमोनाइट, मगर हम लोग सारा अयस्क का बात करेंगे। लोहा का केवल लिमोनाइट ही अयस्क नहीं होता है, उसके अलावा 3 और अयस्क हैं, तो वो भी देखेंगे। साथ में हम लोग सिनेबार देखेंगे कि ये किसका ओर है, बॉक्साइट किसका ओर है, पायराइट किसका ओर है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ देखिए, ये है आयरन का ओर, लौ अयस्क। लौ अयस्क में मुख्य रूप से कितना है, 4 लाइन से याद कर लेना, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, समझ गए ना। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे क्या था, लिमोनाइट, सी नंबर, ये आंसर था। ये चारों आप याद कर लीजिएगा, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। ठीक, इसमें जो बेस्ट क्वालिटी है, जिसमें ज़्यादा आयरन पाया जाता है, वो है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी है, उसके बाद हेमाटाइट, उसके बाद थर्ड नंबर पे है लिमोनाइट और फोर्थ नंबर पे है सीडेराइट। ठीक, अब आयरन इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है वो किस स्टेट में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा लोहा जो है वो पाया जाता है। क्वेश्चन पिछले साल ही पूछा हुआ है, ज्योग्राफी ऑप्शनल में पूछा था, तो नॉर्मल भी पूछ सकता है। उड़ीसा में फर्स्ट नंबर पे उड़ीसा, सेकंड छत्तीसगढ़, थर्ड कर्नाटका, याद कर लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका। ठीक है, झारखंड में भी थोड़ा है, महाराष्ट्र में भी थोड़ा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड कम से कम 3 याद रखना है आपको, ठीक है, 3 याद रखना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आयरन ओर कहाँ पाया जाता है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड में एक ही याद रखेंगे तो भी चलेगा। वर्ल्ड में तो इंडिया चौथे नंबर पे है, 4 यहाँ लिखा है देखो, 4th नंबर पे इंडिया है। पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील, फिर चाइना, फिर इंडिया। बहुत सारा चीज़ में इंडिया चाइना से पीछे है। ठीक है, आयरन ओर के प्रोडक्शन में भी है। ठीक, इसके बाद देखिए, आयरन हमारे ब्लड में भी पाया जाता है, आपको पता होगा। ब्लड में होता है हेमोग्लोबिन, आरबीसी होता है, आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर होता है हेमोग्लोबिन, और उसमें आयरन पाया जाता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन में, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब नेक्स्ट जो मेटल है वो है सिनेबार। नेक्स्ट जो ऑप्शन में दिया है वो है सिनेबार। सिनेबार अयस्क है किसका, मरकरी का, और इसका फॉर्मूला है HgS। मरकरी जो थर्मोमीटर के ऊपर में लगा होता है ना, चमकदार जो होता है, वही मरकरी। तो उसका अयस्क कौन सा है, सिनेबार। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, सिनेबार अयस्क है मरकरी का। ठीक, और ये तो बहुत टॉक्सिक होता है, आपको पता ही होगा। मरकरी कितना टॉक्सिक होता है, कहा जाता है मुंह में नहीं लेना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक है, इसके अलावा मरकरी के, सिनेबार के अलावा और भी अयस्क है, जैसे मेटा सिनेबार और टाइमेनाइट। सिनेबार के अलावा 2 और है, मेटा सिनेबार तो याद रहेगा, और टाइमेनाइट भी मरकरी का ही अयस्क है, टाइमेनाइट। ठीक, और मरकरी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया था, चाइना में। देखो, ये भी चाइना में ही सबसे ज़्यादा पाया था। 94% जो मरकरी दुनिया में मिलता है ना, वो चाइना में ही मिलता है। 100% में से 94% तो चाइना में ही मिलता है। तो चाइना में मरकरी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक, और मरकरी जो है वो ज़्यादा अगर यूज़ कर लेते हैं ना, तो उससे मीना माटा बीमारी होता है। ये क्वेश्चन बहुत प्रोबेबल है कि मीना माटा डिजीज किसके कारण होता है, तो मरकरी के कारण। अगर बहुत ज़्यादा मरकरी खाते हैं तो मीना माटा डिजीज बीमारी जो है वो होती है। ठीक है, जो अगला ऑप्शन था आपका वो था बॉक्साइट। बॉक्साइट अल्मुनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का। इसके अलावा एल्युमिनियम के 2 और अयस्क हैं, कोरंडम और क्रायोलाइट। क्रायोलाइट भी पूछा जाता है एग्जाम में, क्रायोलाइट पूछा हुआ है, बॉक्साइट भी पूछा हुआ है, कोरंडम भी पूछ सकता है। तो 3 है, बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट, ये सब एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक, एल्युमिनियम का अयस्क। और जो टॉप 3 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का, उसमें देखो उड़ीसा, अभी आयरन में भी सबसे टॉप पे था ना, अल्मुनियम यानी बॉक्साइट में भी सबसे टॉप पे उड़ीसा ही है, फिर झारखंड है, फिर गुजरात है। उड़ीसा, झारखंड, फिर गुजरात। ठीक है, 3-3 याद रखना है आपको। और दुनिया में देखें तो यहाँ भी देखो ऑस्ट्रेलिया है ना, आयरन में भी सबसे टॉप पे था, और यहाँ भी सबसे टॉप पे है ऑस्ट्रेलिया। तो और इंडिया में भी वही उड़ीसा आयरन में भी टॉप पे था और बॉक्साइट में भी टॉप पे है। तो सिंपल है याद करना, आप याद कर सकते हैं। और लास्ट जो आपका ऑप्शन था वो था पाइराइट। पाइराइट जो मिनरल है ये सल्फर का मिनरल है। ठीक है, सल्फाइड मिनरल, सल्फर का मिनरल है। ठीक है, सल्फर, और इसको फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं, बेवकूफ़ों का सोना। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि फूल्स गोल्ड किसको कहा था, बेवकूफ़ों का सोना
पायराइट को आयरन पायराइट भी कहते हैं या आयरन सल्फाइड, पर आयरन कम मिलता है इसमें, सल्फाइड अधिक मिलता है। अगर आयरन ज़्यादा मिलता है तो फिर ये आयरन ओर नहीं हो जाता, मगर ये सल्फर का ओर है, ठीक है। और इसको बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं, और ये सब ज़्यादा बिहार में पाया जाता है, कि बिहार में लोग सबको बेवकूफ़ बनाते हैं यही सोना बेच बेच के, ठीक है। देखो पायराइट सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? बिहार में, 95% रिसोर्स यहीं पर है। तो बच के आजकल सोना खरीदना है आपको। और एक ये चीज़ है, ये याद कर लेना, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप याद कर लेंगे कि कौन सा मिनरल किस राज्य में सबसे ज़्यादा मिलता है। जैसे कोयला के लिए झारखंड, बॉक्साइट के लिए उड़ीसा, क्रोमियम के लिए भी उड़ीसा, आयरन के लिए भी उड़ीसा, मैंगनीज के लिए भी उड़ीसा, लीड एंड जिंक राजस्थान, कैल्साइट जिप्सम राजस्थान, क्वार्ज राजस्थान, याद कर लेना। एस्बेस्टस, लाइमस्टोन, माइका, बेराइट्स, ये सब के लिए आंध्र प्रदेश, डायमंड कॉपर मध्य प्रदेश, गोल्ड के लिए कर्नाटका में है ना, कोलार की खान, कोलार और हट्टी, जहाँ से सोना निकलता है, सोना दो ये खान से निकलता है, कोलार और हट्टी कर्नाटका में। तो गोल्ड के लिए कर्नाटका हो गया, ठीक है। कोरंडम के लिए महाराष्ट्र हो गया, कोरंडम भी किसका अभी बताए थे, एल्युमिनियम का। फिर रॉक साल्ट हिमाचल प्रदेश, काला नमक वाला जो है क्रूड ऑयल राजस्थान, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस असम। तो आप ये पूरा जरूर अपने नोट्स में लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं। तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द फराइजी मूवमेंट। फराइजी मूवमेंट जो हुआ था आज़ादी से पहले, उसके फाउंडर कौन थे? तो इसका आंसर तो है फराइजी यानी हाजी शरीयतुल्लाह, ठीक है। हाजी शरीयतुल्लाह के बेटा थे दादू मियाँ, या दादू मीर भी बोलते थे उसको, दादू मीर या दादू मियाँ, ठीक है। वो उनके बेटा थे, तो वो बाद में लीडर बने थे, मगर फाउंडर यानी स्थापना जो है फराइजी आंदोलन का, वो हाजी शरीयतुल्लाह ने ही किया था। थोड़ा फराइजी आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। देखिए मुस्लिम लोग में ज़्यादा आंदोलन नहीं हुआ है, एक फराइजी हुआ है, एक अहमदिया है, एक पागलपंथी है, और एक अलीगढ़ आंदोलन है। तो दो तो आज ही हम लोग पढ़ लेंगे, फराइजी और अलीगढ़, और बाकी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये देखो फराइजी मूवमेंट, the movement also called Faraiji movement because of its emphasis on the Islamic pillars of faith was founded by Haji Shariatullah in 1818, ठीक, हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा 1818 में, और कहाँ पे? बंगाल में, ठीक है। और इस आंदोलन का क्या मेन मकसद था कि जो अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस हैं उसको ख़त्म करना, ठीक है, इस्लामिक चीज़ों को आगे बढ़ाना। और इसके उनके जो बेटा थे दादू मीर या फिर दुदू मियाँ, ये मतलब उसको आगे बढ़ाए थे बाद में, ठीक है। तो फराइजी लोग जो हैं उनका क्या काम था कि हम लोग जो है इस्लामिक रूल्स को इस्टेब्लिश करना, और जो भी अन इस्लामिक काम है उसको ख़त्म करना। और जब दादू मीर का मृत्यु हो गया 1862 में, तो फिर ये ख़त्म हो गया फराइजी मूवमेंट। तो बस ये बाप बेटा के टाइम तक ही बस ये चला, उसके बाद मूवमेंट ख़त्म हो गया, ठीक है। और जो दूसरा ऑप्शन है आपका वो है सैयद अहमद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, सर सैयद अहमद खान। इनको क्या कहा जाता था? सर की उपाधि दी गई थी इनको, ठीक है। इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था, सर सैयद अहमद खान। आप लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम सुने होंगे, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी इन्होंने ही स्टैब्लिश किया था, सर सैयद अहमद खान ने, ठीक। देखो उन्होंने रियलाइज किया कि मुस्लिम तब तक कुड ओनली मेक प्रोग्रेस इफ दे टुक मॉडर्न एजुकेशन। मुस्लिम लोग को मदरसा का पढ़ाई से निकल के मॉडर्न पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा, साइंस मैथ्स, तभी प्रोग्रेस हो पाएगा, ऐसा इन्होंने रियलाइज किया। और इसीलिए उन्होंने उस कॉलेज की स्थापना की थी। और जो कॉलेज है उसका पुराना नाम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, ठीक है, लिख लो भाई, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है। बाद में 1920 में नाम चेंज हो गया उसका, और AMU हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बाद में चेंज हुआ। शुरुआत में क्या था वो? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है। और क्यों? क्योंकि इनका ये मानना था कि मुस्लिम लोग को जो है मॉडर्न एजुकेशन लेना पड़ेगा। इट वॉज अ सिस्टमिक मूवमेंट एम्ड एट रिफॉर्मिंग द सोशल पॉलिटिकल एजुकेशनल एस्पेक्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। मतलब मुस्लिम जो समाज है उसका राजनीतिक तौर पे उदय होना चाहिए, शैक्षणिक तौर पे वो आगे बढ़े, है ना। ये चाहते थे कि जो मुसलमान है उनका अंग्रेजों के साथ रिश्ता अच्छा हो, और मुसलमान पढ़ लिख करके जो है अच्छे अच्छे पदों पे जाएं, ठीक है, ये इनका मकसद था।
ही वांटेड टू रिकंसाइल वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन, वेस्ट का जो साइंटिफिक एजुकेशन है उसको ये कुरान की टीचिंग के साथ जोड़ करके देखें। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुरान पढ़ाओ, ये कहते थे मदरसों में कुरान उरान खाली पढ़ाया जाता है, तो सिर्फ वो नहीं, हर एक चीज़ पढ़ाया जाना चाहिए, है ना। वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो देना चाहिए, ये इनका मेन मकसद था। इन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी का भी गठन किया था 1864 में। सर सैयद एस्टेब्लिश्ड द साइंटिफिक सोसाइटी इन 1864 इन अलीगढ़, ठीक है। क्यों स्टैब्लिश किया था? ताकि जो वेस्टर्न जो किताबें हैं, पश्चिमी किताबें, उसका भारतीय लैंग्वेज में, उर्दू वगैरह में उसको ट्रांसलेट कर दें ताकि मुस्लिम उसको पढ़ सके, मुस्लिम लोग, ठीक है। और अलीगढ़, द अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजेट, एक मैगजीन भी आता था द अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजेट करके। सबसे मेन काम इनका ये है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1877 में, बाद में 1920 में इसका नाम बदल के हो गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। और इनका एक बुक है जो इम्पोर्टेंट है, उस किताब का नाम है तहजीब उल अखलाक, तहजीब उल अखलाक, ये क्वेश्चन पूछता है, तहजीब उल अखलाक, ये इनका किताब है। तो दो ही बात याद रखो इनके बारे में बस, एक तो इनका कॉलेज का बात याद रखो और इनका किताब याद रखो। बाकी याद रखो कि ये जो व्यक्ति हैं ये चाहते थे कि जो मुस्लिम लोग हैं वो वेस्टर्न एजुकेशन लें, पढ़ाई करें, वेस्टर्न पढ़ाई करें, और जो अंग्रेज़ों के साथ दोस्ती अच्छा बन जाए और ये लोग अच्छे अच्छे पदों पे चले जाएं, ठीक है। और हिंदुओं के साथ ये चाहते थे कि हिंदू लोगों के साथ कोई उस तरह का संबंध, अच्छा संबंध ये नहीं चाहते थे, ठीक है। ये चाहते थे कि सभी पदों पे जो अंग्रेज हैं वो हिंदू लोग को जो प्रमोट करते हैं तो वो नहीं होना चाहिए। अंग्रेज़ों के साथ हम अपना संबंध बनाएंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग ये सोचते थे कि मुग़लों के टाइम से ही हम लोग काफ़ी जो मुसलमान हैं वो भारत में राज किए हैं, तो मुसलमान को ये आगे भी अपने आप को चेंज करते हुए और अंग्रेज़ों के साथ मिल करके जो है राजनीति में आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा इनका सोच था, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग कवर किए। इसके बाद आगे हम लोग अब अगला लेक्चर में करेंगे। आप लोग नोट्स अच्छे से बनाना, ठीक है, और पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।